पीपीटी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है? सी फर्स्ट I will explain what soft skill is. आपको सभी को पता है कि ये सब पीपीटीज में सॉफ्ट स्किल के टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो सबसे पहले ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट स्किल क्या है. तो सॉफ्ट स्किल आर द डिजायरेबल क्वालिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ड स्किल्स. मैं पीपीटी को नहीं पढ़ रही हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, कि जो भी क्वालिटीज, बिहेवियरल क्वालिटीज हमारे में रिक्वायर्ड होती है अपार्ट फ्रॉम हार्ड स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी, हार्ड स्किल्स आर द स्किल्स, सपोज इफ somebody is a fashion designer, so for that person the hard skill is preparing the outfit from stitching to quality of fabric, everything which he will decide will cover under his hard skill. But the soft skill is different from the hard skill. The soft skill is a part, the way that fashion designer presents himself in front of his clients. Or if we take another example, if I suppose I have to attend an office meeting or I have to attend a gathering with my friends, so in both the situations my behavior will be a lot different. So soft skill cover all those things which are required to behave according to the situation. Here soft skill, today I will cover the first topic, which is communication. See, and what rest about the importance of soft skill, I will only say one line here, which is good behavior leads to good result. अगर हम behave अच्छा करेंगे तो हमको results भी अच्छे मिलेंगे. And this all say increase productivity of employees, improve teamwork. This all points which are given here are दोनों साइड से हैं कि अगर कंपनी के जो अगर मेरे जो बॉस हैं या मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, वो अगर मेरे से अप्रोप्रिएटली बिहेव करेंगे, मेरे से काम वे में बिहेव करेंगे, मुझे अपने विजन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, सो आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. ऑन द अदर हैंड, इफ आई विल बी रिमेनिंग काम, मैं अच्छे से सुनूंगी, उनको अच्छे से समझूंगी, अच्छे से परफॉर्म करूंगी, सो ये एक म्यूचुअल गोल है. म्यूचुअल गोल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव हो पाएगा. नेक्स्ट में आप आते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन. उसमें कंटेंट्स मेरे पीपीटीज में जो है वो है कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन के टाइप्स, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड टूल्स. फर्स्ट आई विल बी कवरिंग व्हाट कम्युनिकेशन इज. एज इट इज रिटन, कि कोई भी चीज वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड, जो भी मेरे माइंड में है अभी, और the way I am expressing it to all of you is called communication. The way which is I am expressing is through video conferencing. I am through video मैं आपको communicate कर रही हूँ, या through phone भी मैं कुछ communicate कर सकती हूँ, through email में communicate कर सकती हूँ. तो कोई भी माध्यम से अगर मैं अपने ideas या opinions को communicate कर रही हूँ, एक person से दूसरे person पे ideas transfer हो रहे हैं, thoughts transfer हो रहे हैं, emotions transfer हो रहे हैं, तो उसे हम communication कहेंगे. नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. तो सी हियर प्रोसेस बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब किया गया है कि सेंडर होता है और रिसीवर होता है. सेंडर मतलब जो मैसेज को सेंड करेगा, मींस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा, जिसको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, जिसको अपना मैसेज कन्वे करना है. ऑन द अदर हैंड, रिसीवर इज द वन हु विल रिसीव द मैसेज, मतलब जिसके लिए वो मैसेज कन्वे किया जाएगा, जिसके लिए वो मैसेज जरूरी है. And next part will come encoding. Encoding will be done by the sender. क्यों encoding का मतलब ये होगा कि sender अपने शब्दों में उस मैसेज को अगर लिखेगा या अगर बोल रहा है, तो वो जो शब्द, जिन शब्दों में उस मैसेज को फ्रेम किया जाएगा, उसे हम encoding बोलते हैं. And then message itself is clear. Then the channel come. चैनल कुछ भी हो सकता है. अगर मैं मेल भेज रही हूँ तो मेल एक चैनल हो जाएगा. अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रही हूँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक, जूम एक ये चैनल है जिसके थ्रू मैं आप सभी से कम्युनिकेट कर रही हूँ. या और कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, मैं फोन पे किसी से बात कर रही हूँ, तो फोन एक चैनल हो जाएगा. देन कम्स द रिसीवर, विच इज जो कि अपन ने समझा ही कि जिसके लिए ये बनाया गया है, जिसके लिए मैसेज बनाया गया है. और डिकोडिंग मीन्स the way receiver understands the message. रिसीवर उस मैसेज को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद वो जो भी रिप्लाई देगा, जो भी रिवर्ट बैक देगा, उसे हम फीडबैक कहते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. Next I will be covering types of communication. There are two types of communication, verbal communication or non-verbal communication. First we will cover verbal communication. Verbal communication का मतलब होता है थ्रू वर्ड्स अपने आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना.
वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर मैं ओरली बोल के अपने मैसेज को कन्वे कर रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन। अगर लिख के मैं अपने मैसेजेस को आपको बता रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ब्स आर बीइंग यूज्ड मींस वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड। इधर यहाँ पर आपको एक एक्रोनिम ध्यान में रखना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना आप अपने मैसेज को शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे और सिंपल रखेंगे उतना रिसीवर के लिए इजी होगा उसको अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट आएगा वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दो पार्ट्स, ओरल एंड रिटन। जैसे कि मैंने कहा कि बोल के या लिख कर, मौखिक तौर पर या फिर लिखित तौर पर। तो फर्स्ट वील कवर ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन से, ओरल वर्ड से ही हम समझ रहे हैं कि स्पोकन वर्ड्स यूज होंगे। बोलना इसमें होगा, एक जन बोलेगा, एक पर्सन बोलेगा, दूसरा पर्सन सुनेगा। सपोज मैं एक स्पीच दे रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं, या टेलीफोन में दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या टीवी में कोई स्पीच दे रहा है हम उसको सुन रहे हैं, तो दिस ऑल कम्स अंडर ओरल कम्युनिकेशन। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज ओरल कम्युनिकेशन में आपका वॉल्यूम, आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, ये सब बहुत मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लेना चाहूँ, इमेज में दो पर्सन दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सपोज एक पर्सन जो है वो बहुत एंग्री है और वो लाउडली दूसरे पर्सन को कुछ कम्युनिकेट करेगा, तो दूसरा पर्सन क्या होगा, उस चीज को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड है, पिच बहुत ज्यादा लाउड है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह पर किस तरीके के वॉल्यूम से बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मास गैदरिंग है तो आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो सुनाई देगा, पर अगर मैं इंटरपर्सनली किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रही हूँ, जो हम आमने सामने एक दूसरे के, एंड स्टिल आई एम यूजिंग वेरी लाउड नॉइस, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आई विल कवर द ये ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। एडवांटेज सबसे बेस्ट ओरल कम्युनिकेशन का यही है कि ये क्विक फीडबैक देता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि आप क्लियर देख रहे हैं कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो फेस टू फेस है, सामने सामने है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तुरंत मैसेज कन्वे हो रहा है और तुरंत रिसीवर के द्वारा फीडबैक हमको मिल जा रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट कि फेशियल एक्सप्रेशन, जब मैं अगर ओरल कम्युनिकेशन में इफ आई एम ट्रांसमिटिंग अ मैसेज टू समवन, कुछ बोल रही हूँ मैं किसी को और सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को मैं जज कर पा रही हूँ, जैसे कि इस इमेज में दिया गया है, द पर्सन हु इज वेयरिंग ब्लैक यूनिफॉर्म इज टॉकिंग टू द पर्सन वेयरिंग ब्लू यूनिफॉर्म, but here what it has happened is the person who is wearing blue uniform is little confused. So how we have identified that he is confused? Because उसने अपना हाथ अपने सर पे रखा हुआ है। तो इससे हम जज कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे कुछ बता रही हूँ तो मैं जज कर सकती हूँ कि या तो if he is not either he is not interested or he is interested but he is not able to understand me. So here feedback is quick and disadvantages ये है कि face to face communication, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन फ्यूचर पर्पस के लिए एविडेंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कुछ भी लिखित तौर पर अपन के पास नहीं है, रिटन मोड में कुछ नहीं है। सो इन केस इन फ्यूचर इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, सो आई कैन नॉट प्रूव इट, आई कैन नॉट प्रूव इट कि मैंने ये कहा था, पर ये सपोज अ बॉस इज सेइंग समथिंग बट माय बॉस इज सेइंग सम वन थिंग टू मी एंड आई एम डूइंग अनदर थिंग। सो इन ओरल कम्युनिकेशन माय बॉस won't be able to provide evidence कि मैंने तुमको ये कहा था पर तुमने ये गलत किया। See, this is the disadvantage. Next, I'll be covering the written communication. In written communication, written words are used. जो भी आप सामने वाले को मैसेज कन्वे करेंगे वो शब्दों के थ्रू करेंगे या साइंस या कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, पर उसको लिखित तौर पर करेंगे तो वो रिटन कहलाएगा। रिटन मतलब ही लिखित होता है। इन रिटन इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ईमेल। अगर आप लिख रहे हैं किसी को, आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, आप रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन को फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन? क्योंकि जो कि डिसएडवांटेज है अपना ओरल कम्युनिकेशन का, वो यहाँ का एडवांटेज है, विच इज इट प्रोवाइड्स फ्यूचर रिकॉर्ड। फ्यूचर के लिए हम इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। रिपोर्ट रिटन कम्युनिकेशन को लिखित तौर पर हमारे पास रहता है कि क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ था। So it is considered as a formal way of communication. See advantages and disadvantages. Again फिर मैं वही रिपीट करूंगी। Advantages में ये नया पॉइंट आएगा कि अगर रिटन कम्युनिकेशन है, if I am drafting a letter or drafting an email,
सो आफ्टर ड्राफ्टिंग द ईमेल आई कैन रीड द ईमेल एंड आई कैन रिवाइज इट. मैं उसको रीड कर सकती हूँ, जो शब्द मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं मैं उसको रिवाइज कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ. बट इन ओरल कम्युनिकेशन वंस आई स्पीक आई कैन नॉट टेक माई वर्ड्स बैक. एक बार मैंने बोल दिया तो मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकती ओरल कम्युनिकेशन में. बट रिटन कम्युनिकेशन में यू आर गिवन फुल टाइम कि आप सोचो, समझो और मैसेज को ड्राफ्ट करो और रिसीवर को भेजो. देन अगेन फ्यूचर पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा. एंड फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू भी ये देखा जाएगा तो रिसीवर विल आल्सो गेट एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर गिविंग द फीडबैक, व्हिच इज इन ओरल कम्युनिकेशन रिसीवर हैव टू गिव क्विक फीडबैक व्हिच मे और मे नॉट बी रॉन्ग. बट इन रिटन कम्युनिकेशन द चांसेस आर दैट कि फीडबैक जो होगा क्लियर रहेगा और अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि रिसीवर ने सोच समझ के विचार के टाइम लेकर के उस फीडबैक को आपको दिया है. एंड डिसएडवांटेजेस फिर अगेन हो जाएगा, इंस्टेंट फीडबैक अगर आपको चाहिए तो वो आपको नहीं मिल पाएगा. एंड राइटिंग मैसेज कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क समटाइम्स, क्योंकि आप मेल कंपोज करना या लेटर कंपोज करना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है अगर कुछ लैंग्वेज का इशू है, या कुछ अगर मुझे कोई एक लैंग्वेज इंग्लिश आ नहीं रही है ठीक से या हिंदी आ नहीं रही है ठीक से, तो इट मे बी अ प्रॉब्लमेटिक इन सर्टेन टाइम्स. नेक्स्ट आई विल बी कवरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही समझ आ रहा है इसमें बोलना या लिखना कुछ नहीं होगा. थ्रू जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो भी जेस्चर्स है, पोस्चर्स है, उसके थ्रू हम अगर समझेंगे कि सामने वाला हमको क्या बोलना चाह रहा है. या अगर मैं स्पीकर हूँ एंड यू आर अ लिसनर, सो आई विल जज फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग. एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस इमेज, टू पीपल वर टॉकिंग टू ईच अदर. One person is talking to another and another person was putting the hand in his head. So there we have understood that this person is confused or this person is not interested. So these are all called as body language, or we can say that these are gestures through which we understand our listener better or we understand our speaker better. So here three elements are there. See, appearance, body language and sound. I will say like this: appearance depends upon the situation. See, for example, if I am going to a wedding or if I am going to a office meeting, my attire will be different in both the cases, my body language will be different in both the cases, and my speech is also different in both the cases. So this all things matters in non-verbal communication, through this we can get signals. In this a very good example I am abhi mere mind mein aaya, which I'll be sharing with you. All of you might have seen the ad of Manyavar, which Manyavar clothing, जिसमें ऐसा होता है कि शादी पे बाराती, द बॉयज साइड पीपल बाराती जो है वो फॉर्मल अटायर में आते हैं, मतलब सूट पहन के, फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आते हैं. तो उनको लड़की के साइड वाले जैसे कि they make them change the outfits and they make them wear pajama kurta and salwar suit and sarees and all. This is the best example, appearance according to the situation. Next, I will be covering the levels of communication. Here, different levels are given. First is intrapersonal communication. This communication means whatever I am communicating with myself in my mind. Means मैं अपने दिमाग में क्या सोच रही हूँ, वो intrapersonal communication कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आज मुझे क्या पहनना है, आज मुझे क्या खाना है, शाम को मुझे क्या करना है. दिस ऑल कम्स इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. Next, I'll be covering interpersonal communication. Interpersonal communication means two people communicating to each other. It is more in an informal way. For example, if I am sharing something with my friend, if I sharing my problem with my colleague, see, I have this problem. So these all things where two people are इनफॉर्मली कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, लाइक मतलब शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से बातें, और उसमें कोई फॉर्मल वे नहीं है कि आपको कोई ऐसे फॉलो नहीं करना है एक शेड्यूल या एक रूटीन की नहीं. जैसे दिस डिस्कशन इज फॉर्मल डिस्कशन की आई हैव टू कवर 4 slides. First Saurabh sir will give the introduction, then I'll speak, then again another sir will speak. So in interpersonal communication, ये लेवल्स नहीं रहेंगे, दो लोग इनफॉर्मली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आएगा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. दिस कम्युनिकेशन हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन एन एनवायरनमेंट वेयर समथिंग इज टू बी सॉल्व. अगर कुछ प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, या कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना है, या सिंपल अगर मुझे अपने हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की बर्थडे पार्टी है तो उससे हमको प्लान करना है, तो हम अगर एक स्मॉल ग्रुप में मिलकर उसको प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज की, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाएगा. एंड नेक्स्ट आएगा आपका 1-to ग्रुप कम्युनिकेशन. हियर बेस्ट एग्जांपल ऑफ 1-to ग्रुप कम्युनिकेशन आपको दिया जाए अगर, तो यहाँ पर दिया हुआ है अ प्रीचर एंड अ कॉन्ग्रीगेशन, मतलब कि एक
मोटिवेटर है फॉर एग्जाम्पल, और सब जो सुनने वाले हैं उसको। फॉर अनदर एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू कोट हियर इज कि आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेसेस अस विद द लॉकडाउन स्पीच, स्टेप्स टू बी, मतलब कि क्या हमें लॉकडाउन में प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब अगर एक पर्सन बोलने वाला है और बहुत सारे लोग सुनने वाले हो तो दैट इज कॉल्ड एज वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। Next will come the mass communication. Mass communication, see, mass communication is a communication which is related to masses, मतलब large amount of audience पे जाएगा. This is one to group communication को भी आप mass communication समझ सकते हो. But here in one to group communication, one person will speak and others will listen. And in mass communication, speaking is not required. If a newspaper is also considered as mass communication, if we are listening, watching something in television, if we are listening something in radio, and if we are watching a film for entertainment purpose, that is also considered as mass communication. So here levels खत्म हो गए. Now comes the barriers of communication. Barriers का मतलब होता है रुकावट. Communication में क्या रुकावटें आ सकती है? See, barriers comes from the sender side also, receiver side also. कभी ऐसा हो सकता है कि sender के कारण कुछ रुकावट आ रही है, कभी हो सकता है कि receiver के side से कुछ रुकावट आ रही है. So we will be covering the both. First will be the physical barriers. Physical barriers, as you have seen in image में आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे physical barriers मतलब हम एक point पे एक time पे एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सक रहे हैं. For example, अभी सबसे best example है due to COVID-19 we are not able to go into office, our office. So through mobile only या through net only we are covering, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, अपने काम को पूरा कर रहे हैं. सी, these are physical barriers because क्योंकि हम आपस में एक जगह पर एक ग्रुप में कलेक्ट नहीं हो सकते हैं अभी एट प्रेजेंट. नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स. इमोशनल बैरियर्स आर द बैरियर्स, आप पिक्चर में देख रहे होंगे सेंडर और रिसीवर अगर दोनों हैं, बट एक कुछ ऐसा कंडीशन है कि रिसीवर इमोशनली फिट नहीं है, मींस अगर रिसीवर डिप्रेस्ड है या रिसीवर एंग्री है, कुछ भी केस हो सकता है. अगर आपको सेकंड इमेज में दिख रहा होगा कि वो उसने अपने सर पे हाथ रखा है, मतलब वो थोड़ी टेंस्ड है, या फर्स्ट में रिसीवर गुस्सा है, एंग्री है. तो इस कारण भी, इस बैरियर के कारण भी क्या होता है कि whenever I am trying to communicate, सामने वाला ड्यू टू हिज इमोशनल डिसबैलेंस he won't be able to understand me proper. मतलब मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ ड्यू टू उसके इमोशनल डिसबैलेंस के कारण हो सकता है कि सामने वाला मेरे मैसेज को अप्रोप्रिएटली ना समझ पाए. सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर. नेक्स्ट कम्स द कल्चरल बैरियर. कल्चरल बैरियर मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारी, आजकल तो टुडे ग्लोबल वर्ल्ड है, आजकल हम लोग हर ग्लोबलाइजेशन है, सब कंट्रीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है. तो कल्चरल बैरियर्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर, इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी. सी, this is not related to office, but we have seen that in funerals Indians wear white, always wear white clothes, and in funeral Britishers or Western countries people only wear black. So this is a cultural difference between us and them. We consider white for funeral, they consider black for funeral. So if a Western person comes to a funeral wearing black, so I can get offended. So these are all the cultural barriers. Next comes a language barrier. See, cultural barriers and language barriers both are somewhat interlinked with each other, related to different countries, different cultures. But language clearly is between कि दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, तो वो इट इज ऑब्वियस कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस वहां पर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा या ना के बराबर होगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन का कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं हुआ. नेक्स्ट कम्स द जेंडर बैरियर्स. ये जेंडर बैरियर्स में एक ये है कि सी, कोई भी एक जेंडर दूसरे जेंडर को डोमिनेट कर रहा है. हियर एज इट इज शोन इन द इमेज, बहुत सारे मेल्स हैं और दे आर डोमिनेटिंग द फीमेल, बट इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. इफ देयर आर मोर फीमेल्स इन द ऑफिस एंड वन मेल, एंड ड्यू टू सम रीजन कोई भी जेंडर को या को डोमिनेट किया जा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन जेंडर बैरियर्स की उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी बात को समझा नहीं जा रहा है, उनको वीक समझा जा रहा है. दैट विल ऑल कंसिडर इन जेंडर बैरियर्स. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर्स. इंटरपर्सनल बैरियर्स मतलब ये होता है कि सपोज आई एम डिलीवरिंग, मैं 4 लोगों को अपना मैसेज दे रही हूँ, बट फ्रॉम दैट 4 वन इज एंग्री विथ मी. एक जो है वो मेरे से गुस्सा है, हम दोनों का कुछ पर्सनल फाइट है या समथिंग लाइक दैट. सो
क्या होगा कि जो मेरा मैसेज है वो 3 लोग तो समझेंगे, बट जो वो एक पर्सन है, ड्यू टू हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके कारण हम दोनों का मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा एक दूसरे को. दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरपर्सनल बैरियर्स. नेक्स्ट विल बी कवरिंग दैट हम लोग बैरियर्स को ओवरकम कैसे करेंगे. अब बहुत सारे बैरियर्स हमने देख लिए, तो ट्राई कैसे करेंगे कि इन रुकावटों को ओवरकम कैसे करें. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच आई विल बी शेयरिंग इज कि रिसीवर को सीरियसली लो, क्योंकि रिसीवर को सीरियसली लेना इज द मेन पॉइंट. सी जो कि मेन एम होता है कम्युनिकेशन का, वो यही होता है कि रिसीवर हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड करे और वो रिस्पॉन्ड करे. सो रिसीवर शुड बी टेकन मोर सीरियसली. उसका इमोशनल स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हमने इमोशनल बैरियर में देखा कि receiver was in one image receiver was angry, so you are seeing that your receiver is angry, so you might consider another time for communication. दूसरे किसी और टाइम पे आप उससे कम्युनिकेट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो अभी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपकी बात समझे. Another example is that if the receiver is not understanding particular language and you are delivering the message in that language only, say for example मैं किसी को हिंदी नहीं आ रही है और मैं उससे हिंदी में कम्युनिकेट कर रही हूँ, so it will be a waste of time for me and for the receiver also. And be aware of your own state of mind, emotion and attitudes also. जो कि सेंडर है, जो कि मैसेज कन्वे कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हूँ, तो मुझे अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने इमोशन और अपने एटीट्यूड का भी पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड अभी नहीं है अगर कम्युनिकेशन करने का, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग एंग्री, और तो होगा क्या कि अगर मैं कम्युनिकेट करूंगी तो आपको हो सकता है कि मैसेज गलत कन्वे हो जाए. आपको अगर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बिकॉज आई एम एंग्री, यू टेक इट एज अ ऑर्डर कि मैंने रिक्वेस्ट किया, बट अगर मैं एंग्रीली उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आपको लग रहा है कि शी इज ऑर्डरिंग मी और समथिंग लाइक दैट. सो I have to be aware of my state of mind also, or my receiver's state of mind also. Next, I'll be covering tools of effective communication. See, effective communication के लिए वही जो हमने देखा कि पहले तो barriers को हटाना ही है हमें, क्योंकि रिसीवर को प्रॉपरली समझ, उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझना है, सेंडर को अपने स्टेट ऑफ माइंड को समझना है. एंड अनदर फ्यू पॉइंट्स आर हियर कि क्लियर मैसेज होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए, लिसनर गुड लिसनर भी होना चाहिए, गुड स्पीकर भी होना चाहिए. स्पीकर शुड बी, स्पीकर को अच्छे से बोलना आना चाहिए, लिसनर को अच्छे से सुनना आना चाहिए, जो कि अपन आगे की स्लाइड्स में सुनेंगे कि गुड लिसनर कैसे बनते हैं. एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज. सो हियर ये फर्स्ट स्लाइड का एंड है, मतलब कम्युनिकेशन टॉपिक की इतनी स्लाइड्स थी. नेक्स्ट अब मैं सेकंड स्लाइड कवर करूंगी, मैं शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन आपके साथ. एक मिनट, अरे यार बैक चला गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्टिव लिसनिंग. मतलब एक्टिव लिसनिंग से हम क्या समझते हैं? ध्यान पूर्वक सुनना, सुनना और उसके साथ साथ समझना. सिर्फ सुनना नहीं, और सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के साथ साथ समझना भी. हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज लिसनिंग. कंटेंट्स होंगे स्लाइड्स के. एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है सुनने और समझने में, लिसनर्स के टाइप क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनर्स एंड लिसनिंग, किस किस तरीके से हम सुनते हैं, और हाउ वी कैन बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, हम कैसे बन सकते हैं. लास्ट द क्वेश्चंस व्हिच वी वोंट कवर हियर. पहला है एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि सुनना और समझना. When I am hearing and understanding what the receiver, what the speaker is trying to convey, then I will be called as the active listener. Here, see, the point is, जब कब सुन, when the message is being conveyed, कुछ भी message मुझे conveyed हो रहा है, but if the message require, if that message is not relevant to me, वो मुझे रिलेवेंट नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, सो आई वोंट लिसन इट अप्रोप्रिएटली. मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको नहीं सुनूंगी. पर जब मुझे लगेगा कि ये मैसेज जो है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको
सुनने पे मुझे फ्यूचर में हेल्प मिलेगा. सो आई विल गिव माय फुल अटेंशन टू द स्पीकर. सो व्हेनेवर अ लिसनर, द पर्सन और अ रिसीवर वी कैन से, is giving the full attention to the message, he is hearing the message and understanding the message, he is giving full attention through his mind, body, everything. So that will be considered as active listening. नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. सी प्रोसेस ऑफ लिसनिंग यही है, हियरिंग. यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट में आपको, बाकी सब समझ आ रहा होगा, आपको एक पॉइंट है ये बस कि अटेंड. हम पहले सुनते हैं, फिर अगर वो जो मैसेज कन्वे हो रहा है, फिर से मैं उसको रिपीट कर रही हूँ लाइन को, कि अगर जो मैसेज कन्वे हो रहा है, इफ मैसेज इज मेरे लिए रिलेवेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दिस मैसेज इज रिलेवेंट फॉर मी, तो मैं उस मैसेज को अटेंशन दूंगी. और जब मैं उस मैसेज को अटेंशन दूंगी, व्हेन आई विल गिव द अटेंशन टू दैट मैसेज, तब मैं उस मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी. एंड डिपेंड अपॉन माय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल रिस्पॉन्ड दैट, व्हिच विल कम इन कम्युनिकेशन में. जैसे हमने क्या फीडबैक, ये फीडबैक वाला पार्ट आएगा कि मैं उसको समझ के रिस्पॉन्ड करूंगी. एंड रिमेंबर, रिमेंबर क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे पता है कि ये मैसेज मुझे फ्यूचर में काम आएगा. सो आई विल रिमेंबर इट फॉर माय फ्यूचर पर्पस. नेक्स्ट आएगा प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग. यही प्रोसेस जो है यहाँ पर जो दी हुई है, इसी को प्रॉपर टॉप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है. सो इसको मैं फिर से एक बार, और मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा तो उसको रीड कर लेती हूँ यहाँ पर. सी द हियरिंग इन्वॉल्व्स नो इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कुछ सुन रही हूँ और सिर्फ मुझे कुछ सुन रही हूँ, मुझे समझना नहीं है, तो मैं उसको कुछ इंटरप्रेट नहीं करूंगी, सिर्फ सुन लूंगी, एक कान से सुन लूंगी और दूसरे कान से निकाल लूंगी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज हियरिंग. नेक्स्ट कम्स इन अटेंडिंग. अब मैंने देखा कि व्हाटएवर जो भी मैसेज कन्वे हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी, सो आई विल गिव माय अटेंशन टू दैट मैसेज. मैं अटेंशन दूंगी, मैं सुनूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्सनल गेन है. सी हियर लास्ट दिस स्टेप इन्वॉल्व्स पर्सनल गेन. यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा ये मैसेज सुनने से. नेक्स्ट पार्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग का. अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मैं जब सुनूंगी, अटेंशन दूंगी, तो मैं उस मैसेज को समझूंगी, उसको और उस मैसेज को इंपॉर्टेंस दूंगी. नेक्स्ट आएगा रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग. रिस्पॉन्डिंग कैसे कैसे कर सकते हैं हम? फीडबैक कैसे दे सकते हैं? वर्बली, नॉन वर्बली. मतलब मैं अगर सपोज द स्पीकर इज कन्वेइंग द मैसेज और मैं स्माइल कर रही हूँ या मैं अपने हेड को नॉड कर रही हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे मैसेज समझ आ रहा है. अगर मैं स्टिफ बैठी हूँ, मैं कुछ रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मैसेज. इस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. पैराफ्रेजिंग मतलब आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं. स्पीकर ने जो भी मैसेज दिया, आप उसको, आपको कुछ डाउट है तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो भी रिस्पॉन्डिंग में कवर होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिमेम्बरिंग, कि आप फ्यूचर के लिए उसको क्या करेंगे, रिमेम्बर करके रखेंगे. और आप एक स्पीकर और एक रिसीवर के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो. नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. यहाँ पर आपने, हम प्रोसेस है तो समझ ही चुके हैं कि हियरिंग का मतलब सिर्फ सुनना होता है, एंड लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और समझना दोनों. सी हियरिंग इन्वॉल्व्स एफर्टलेस एक्टिविटी. एफर्टलेस मतलब यहाँ पर मुझे कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, मैं बस सुन रही हूँ, एक कान से दूसरे कान से निकाल दे रही हूँ. नेक्स्ट, बट लिसनिंग में एफर्ट रिक्वायर्ड है. क्यों? क्योंकि मुझे अटेंशन देना है उस मैसेज पे, मुझे इंटरेस्ट लेना है उस मैसेज पे, क्योंकि वो मैसेज जो है वो मेरा पर्सनल गेन के लिए, मुझे उससे फायदा होगा. नेक्स्ट, व्हाई एक्टिव लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट. एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है कहीं पर भी? सी अगर हम एक ऑफिस की बात करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है. अवॉइड कॉस्टली एरर्स, जो पॉइंट दिया हुआ है स्लाइड में, इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी. सपोज मुझे किसी को, मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि मुझे सपोर्टिंग स्टाफ को आई हैव टू पे 5,000 रुपीज पर मंथ, बट आई नॉट बीइंग एन एक्टिव लिसनर, मैंने उसको 6,000 पर मंथ पे कर दिया. क्यों? क्योंकि मैंने ठीक से सुना नहीं, यार मुझे जरूरी ही नहीं लगा, मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मैं सिर्फ हियरिंग कर रही थी. आई एम नॉट लिसनिंग बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टिव लिसनर. ध्यान पूर्वक नहीं सुनती हूँ मैं. सो दिस विल बी अ कॉस्टली एरर, मतलब 1,000 रुपए ज्यादा खर्च हो गए. तो ये ऐसे टाइप के जो एरर्स है जिसमें डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. अगर आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन या डिस्प्यूट वाला सिचुएशन कभी भी हैपन नहीं होगा.
और रिलेशनशिप जो होगी, अगर आप कोई भी सामने वाला आपसे मैसेज कन्वे कर रहा है और आप उसकी मैसेज को अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ऑब्वियस की बात है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा, आप एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिसनर्स। अब यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लिसनर्स दिया हुआ है, पैसिव लिसनर्स, डिटैच्ड लिसनर्स, इन्वॉल्व्ड लिसनर्स एंड एक्टिव लिसनर्स। ये चारों लिसनर्स में से हमें ये समझ में आ रहा है कि वी हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर, वी डोंट हैव टू बी द अबव 3, हमें वो तीनों नहीं होना है, हमें एक्टिव लिसनर्स होना है। नाउ वी विल सी द क्वालिटीज ऑफ ऑल द 4 लिसनर्स। फर्स्ट इज डिटैच्ड लिसनर। डिटैच्ड वर्ड से हम समझ रहे हैं कि डिसइंटरेस्टेड लिसनर, मतलब ऐसा लिसनर जिसको पता है कि ये जो मैसेज कन्वे हो रहा है ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है एंड आई हैव टू मेरे को सुनना है और छोड़ देना है। सो दिस आर, ऐसा अगर कोई लिसनर है तो उसे डिटैच्ड लिसनर कहेंगे। लैक ऑफ एंथुसियाज्म रहेगा, मतलब उसमें एंथुसियाज्म की कमी रहेगी, नहीं सुनेगा, डिसइंटरेस्टेड रहेगा, उसे ही माइट फील बोर और शी माइट फील बोर विथ माय मैसेज। नेक्स्ट आता है पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर क्या होते हैं? डिटैच्ड लिसनर्स ही होते हैं, बट उनको ये पता होता है कि उन्हें दिखाना है कि दे आर गिविंग अटेंशन टू द मैसेज, मतलब दे आर फेकिंग द अटेंशन, वो असल में अटेंशन दे नहीं रहे हैं, बट दे विल नॉट देयर हेड, ऐसे मतलब दे विल नॉट देयर हेड मतलब, और दे विल गिव सर्टेन जेस्चर्स लाइक कि दे आर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बट बस रियल सेंस में उनको वो ना मैसेज को सुन रहे हैं, ना मैसेज को समझ रहे हैं, ना अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ना अपनी एफर्ट दे रहे हैं, उन्हें कहते हैं पैसिव लिसनर्स। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व लिसनर्स। इन्वॉल्व लिसनर्स आर द लिसनर्स जो कि पहली बात तो वो लोग स्पीकर से डायरेक्ट आई कांटेक्ट करेंगे, उनका पोस्चर अलर्ट होगा। अलर्ट पोस्चर मींस दे वो लेड बैक नहीं होंगे, ऐसे अच्छे से स्ट्रेट बैठे। एक स्ट्रेट बैठना एक अलर्ट पोस्चर कहलाता है। जब आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप स्ट्रेट बैठ के उसको सुने, स्ट्रेट खड़े होके उससे आई कांटेक्ट करके उसको सुने, ठीक है, आप अटेंशन दे रहे हैं स्पीकर को। एंड नेक्स्ट आएगा एक्टिव लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स क्या होंगे? वो भी डायरेक्ट आई कांटेक्ट करेंगे, अलर्ट पोस्चर रखेंगे, फुल अटेंशन देंगे स्पीकर को, और जो भी बोला जा रहा है उसको समझेंगे, उस पर फोकस करेंगे और पार्टिसिपेट फुल्ली। दिस पॉइंट पार्टिसिपेट फुल्ली इज नॉट कवर्ड इन इन्वॉल्व लिसनर्स। इन्वॉल्व लिसनर्स भी क्या करेंगे? इन्वॉल्व है पर सिर्फ समझ रहे हैं, पर जो एक्टिव लिसनर्स है वो पार्टिसिपेट भी करेंगे, मतलब वो रिस्पॉन्डिंग और रिमेम्बरिंग, जो प्रोसेस का 2 इंपॉर्टेंट कड़ी है, रिस्पॉन्ड करना, फीडबैक देना और रिमेम्बर करना फ्यूचर पर्पस के लिए, वो एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करेंगे, तो वो कहलाएंगे एक्टिव लिसनर्स। तो वी ऑल हैव टू बी द एक्टिव लिसनर्स। नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ लिसनिंग। अब यहाँ पर लिसनिंग भी 4 टाइप्स की दी गई है, इंफॉर्मेशनल, क्रिटिकल, अप्रिशिएटिव एंड एम्पैथेटिक। फर्स्ट आई विल बी कवरिंग इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसे सुन रहे हैं, हियर नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट ऑफ योर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब आपसे कोई आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा है कि आपको ये सही लगता है कि आपको ये गलत लगता है, तो दैट इज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसे सुन रहे हैं एंड समझ रहे हैं, आप की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे यहाँ पर। क्रिटिकल लिसनिंग मींस लिसनिंग वेयर, जहां पर आपका जजमेंट मांगा जा रहा है या जहां पर आपसे कुछ पता लगाया जा रहा है, आपसे कुछ छानबीन की जा रही है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकली सुनना पड़ेगा और सुन के उसको प्रॉपर अपना लॉजिक लगा के उस चीज को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आएगा अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग मतलब होता है कि एंटरटेनमेंट के लिए जो भी हम सुनते हैं, दैट विल कम अंडर अप्रिशिएटिव लिसनिंग, मतलब इसमें एनालाइज कुछ नहीं करना है, हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर फन और एंटरटेनमेंट वी आर लिसनिंग टू दैट स्टफ। एंड नेक्स्ट आएगा एम्पैथेटिक लिसनिंग। हियर एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, मतलब बहुत जरूरी कह सकते हैं, या शब्द में यूज कर सकती हूँ एम्पैथेटिक के लिए, कि अगर मैं एम्पैथेटिक लिसनर हूँ तो मैं अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाऊंगी, ये मैं कह सकती हूँ यहाँ पर लाइन सी। इसमें एक एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर क्या होगा कि जो भी स्पीकर है उसके इमोशंस को भी ध्यान रखा जाएगा, लिसनर्स के इमोशन को भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। कि अगर हमने जो कम्युनिकेशन में लेवल पढ़ा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, एक दूसरे के इमोशंस को, स्टेट ऑफ माइंड को भी समझते हैं, तो वो हो जाएगा आपका एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट आ जाएगा एक्टिव लिसनर्स। अब ये एक्टिव लिसनर्स क्या, एक्टिव लिसनर्स
से क्या होगा, मतलब इम्पोर्टेंस ही है एक तरीके से। अगर इफ आई एम एक्टिव लिसनर, सो उससे क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा पड़ेगा और मुझे क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब ये पॉइंट ही सम अप कर देता है हर चीज को, कि अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी मतलब मेरी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, वर्क रिलेशंस इंप्रूव होने का मतलब है मेरे कलीग्स के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ, मेरे जूनियर्स के साथ मैं अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाऊंगी। मेरे कलीग्स को लगेगा कि जो नेहा है वो शी इज एन एक्टिव लिसनर, शी अंडरस्टैंड्स इट, मतलब वो सिर्फ सुनती ही नहीं है मुझे, वो समझती भी है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी अगर आप एक्टिव लिसनर है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की संभावना या मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन कभी नहीं आएगी। मतलब लड़ाई होने की चांसेस नहीं रहेंगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस नहीं रहेंगी इफ यू विल प्रैक्टिस द एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट, आप एक्टिव लिसनर बनने के लिए 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान देने हैं। पहला है कि पे अटेंशन, प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक। ये तीनों से हम क्या समझ रहे हैं, जब भी whenever the speaker is conveying certain message to us, first of all is we have to pay the proper attention to the speaker. अटेंशन, अब वो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट कि अटेंशन मैं तब दूंगी जब दैट मैसेज इज रिलेवेंट टू मी, बट आई हैव टू पे अटेंशन इफ द मैसेज इज रिलेवेंट टू मी एंड प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जब स्पीकर मुझे कन्वे कर रहा है मैसेज, वेदर इट इज फेस टू फेस और वेदर इट इज टेलीफोनिक, तो मैं यस सर बोल सकती हूँ, या नॉड कर सकती हूँ अपने हेड को, या स्माइल दे सकती हूँ, या ऐसा कुछ भी जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज कर सकती हूँ जिससे सामने वाले को समझ आए कि मैं सुन रही हूँ उसकी बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ कोई मुझसे इफ आई एम अटेंडिंग एन इंटरव्यू और मैं अपने हाथों को क्लोज करके एकदम बैठी हूँ दोनों, और दोनों पैरों को आई क्लोज माई हैंड्स, आई क्लोज माई लेग्स, तो इंटरव्यूअर के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा कि मैं जो हूँ बहुत रिजर्व्ड हूँ, या तो मैं रिजर्व्ड हूँ, मैं समझ नहीं रही हूँ कोई चीज को, ठीक है। सो ये केस नहीं होना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हमेशा थोड़ा फ्री होना चाहिए। एंड प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक, मतलब ऑब्वियस है आप मैसेज को अच्छे से समझेंगे तो आप रिस्पॉन्ड, रिमेंबर जो लास्ट प्रोसेस था कि आप फीडबैक अच्छे से दे पाएंगे। यही तीनों पॉइंट्स को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। अटेंशन आप कैसे पे करेंगे, आप स्पीकर के आईज में डायरेक्टली देखेंगे, आप ओपन माइंडेड होंगे। ओपन माइंडेड से मतलब कह सकते हैं कि आपको स्पीकर को समझना है, आपको अपना पर्सनल कुछ भी है उसको साइड में रख के स्पीकर को समझना है। अवॉइड बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, फॉर एग्जांपल अगर दो लोग के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, या मेरे बॉस और मेरे बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है एंड इन बिटवीन माय फोन रिंग और मैं अपना फोन उठा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, एक डिस्ट्रैक्शन हुआ कि मेरा फोन आया तो मैंने फोन पे ध्यान दे दिया। सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको बिल्कुल भी। लिसन्स टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज से समझ आएगा कि स्पीकर, अच्छे से समझ आएगा कि स्पीकर क्या कन्वे करना चाह रहा है। फोकस ऑन व्हाट स्पीकर इज सेइंग, मतलब स्पीकर के ऊपर पूरा फोकस रखना है। नेक्स्ट आएगा प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि मैंने कहा फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिखा सकते हैं, आप थोड़ा स्माइल कर सकते हैं, आप अपने फेस को नोट कर सकते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। तो इससे क्या समझ आएगा स्पीकर को कि लिसनर जो है समझ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है मेरे मैसेज में। सो द स्पीकर विल आल्सो फील, उसको भी इजी फील होगा अपने मैसेज को कन्वे करने में। लास्ट पॉइंट आएगा प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक। आप जब आपने अटेंशन दे दिया, आपने सुन लिया, आपने मैसेज को समझ लिया, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, ऑनेस्ट रिस्पॉन्स करना है, आपको जो समझ आया है और जो नहीं समझ आया आपको क्लियरली बताना है, आपको अपने ओपिनियंस को रखना है, आपको असर्टिव होना है, अग्रेसिव नहीं होना है। मतलब अगर आपको लगता है कि स्पीकर ने कुछ पॉइंट गलत बोला है, तो उसको इस वे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस वे में रखना चाहिए कि स्पीकर को बुरा ना लगे या उसको ऐसे ना लगे कि यू आर बीइंग अग्रेसिव। तो आपको थोड़ा सॉफ्ट बॉडी लैंग्वेज अपनाना चाहिए और अपने ओपिनियंस को एक इजी वर्ड्स में आप स्पीकर के सामने रखेंगे तो आप एक्टिव लिसनर होंगे और आप अच्छे से फीडबैक प्रोवाइड कर पाएंगे। लास्ट फिर आ जाएगा आपका ये क्वेश्चंस जो कि मैं कवर नहीं करूंगी। नेक्स्ट अब मैं थर्ड स्लाइड कवर करूंगी जो कि लीडरशिप होगी। अरे यार कहाँ चला जाता है।
थर्ड टॉपिक रहेगा आज के सेशन का लीडरशिप। सी लीडरशिप, इसमें कंटेंट्स आप देख ही रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, लीडर कौन है, लीडरशिप के फैक्टर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड लीडर्स के, एक गुड लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सब हम कवर करेंगे इन स्लाइड्स के दौरान। पहला क्या होता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप का मतलब यह होता है कि जब अगर मैं किसी टीम को लीड कर रही हूँ, मतलब मैं एक विजन डेवलप कर रही हूँ कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, और मैं अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर रही हूँ कि मुझे आप लोग हेल्प करेंगे इस विजन को अचीव करने के लिए, तो वो होगी लीडरशिप। मतलब एक कॉमन गोल होना चाहिए। कॉमन गोल का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं आपके टीम में, लीडर एंड टीम मेंबर्स, सबको क्या होना चाहिए, उस विजन को अचीव करने से फायदा होना चाहिए। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव लीडरशिप। इसके लीडरशिप के अंदर एक और चीज आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको विजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों इस टीम को लीड कर रहे हैं, आपका क्या गोल है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये आप जब अपने विजन को क्लियरली स्टेट करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, अपने टीम मेंबर्स को या अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि वो आपको फॉलो करें या वो आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट करें और आपके विजन के लिए काम करें। नेक्स्ट आ जाएगा हु द लीडर इज। आपको चार जो इमेजेस दी गई है, ये वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स हैं। मैं कहना चाहूंगी अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो मैंने लगाया है इधर स्क्रीन पे। नेक्स्ट है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी हैं, एंड अमेजोन के सीईओ है जेफ बेजोस। ये सब जो है, इन सब का जो मैं नाम ले रही हूँ, ये सब जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स माने जाते हैं, ये मतलब इनकी थ्योरीज पढ़ी जाती हैं कि इन्होंने कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड की, इन्होंने कैसे कंट्रीज को लीड किया। ठीक है, सो आई हैव मैंने इनकी इमेजेस यूज की है। तो लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है दूसरों के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो सब मिल के अचीवमेंट की तरफ काम करें, मतलब एक कॉमन गोल की तरफ, एक फायदे की तरफ काम करें, जिससे क्या हो कि लीडर को भी फायदा हो और टीम मेंबर्स को भी फायदा हो। नेक्स्ट आएगा लीडरशिप में चार चीजें होती, चार बिंदु होते हैं, पॉइंट बोलना चाहूंगी मैं इसको, फैक्टर मतलब बिंदु यहाँ पर, कि एक फॉलोअर्स होंगे, लीडर्स होंगे, कम्युनिकेशन होगा लीडर और फॉलोअर के बीच में, और सिचुएशन होगी। यहाँ पर एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगी, आगे डीप में दिया हुआ है कि मतलब लीडरशिप कब होगा, जब आपके पास एक टीम है। सबसे पहले आपके पास एक टीम होनी चाहिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना चाहिए। एज अ लीडर आपके पास कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आपको आपके फॉलोअर समझ सके, मतलब आपकी आप इतने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो कि आपके जो है फॉलोअर्स है वो आपको समझे। और एक सिचुएशन होना चाहिए। सिचुएशन फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कुछ टारगेट अचीव करना है हमको, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में वी हैव टू, हमें पता है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करनी है। सो दिस इज द सिचुएशन कि ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, वी कांट टेक फिजिकल क्लासेस। सो हमारे जो भी लीडर्स हैं, सौरभ सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, उन्होंने हमको सब मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है कि ताकि हम अपने एक तो अपना कंटेंट डेवलप करें और फिर वो कंटेंट को हम अपने ट्रेनीज को बता पाए, ताकि हमारे ट्रेनीज जो है कि उनको सब समझ आ सके, वो लोग सॉफ्ट स्किल सीख सके, उनको ऐसा ना लगे कि पैंडेमिक के कारण दे आर लेफ्ट बिहाइंड या वो पढ़ाई नहीं कर सक रहे। सो सिचुएशन कैन बी एनी। ये इसी को डीप में दिया गया है। लीडर का पहला बिंदु है लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होना चाहिए। लीडर का माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, इफ आई एम अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन और अ स्मॉल टीम, आई कैन से आई हैव 5 टीम मेंबर्स एंड आई एम अ लीडर। मैंने अपने टीम मेंबर्स को बोला, सी यू डोंट हैव टू यूज द फोन व्हाइल वर्किंग। आप लोगों को मोबाइल नहीं यूज करना है काम के समय पे, बट ऑन द अदर साइड काम के समय में मैं मोबाइल अपना यूज कर रही हूँ। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब जो चीज मैं अपने टीम मेंबर्स को मना कर रही हूँ, वही चीज मैं कर रही हूँ, तो मेरे टीम मेंबर्स भी ऑब्वियसली वो करेंगे ही, एक दो दिन के बाद तो करेंगे ही। सी, तो आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपको अपने एक्शन से जस्टिफाई करना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं टीम से। नेक्स्ट आएगा फॉलोअर्स। अब लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दिया हुआ है कि फॉलोअर्स जो होने चाहिए वो क्या, मतलब लीडर को क्या करना चाहिए, अपने फॉलोअर्स को अपना विजन को
क्या विजन है उसको क्लियरली स्टेट करना चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड जो भी उसके टीम मेंबर्स हैं उनके नीड्स को, उनके इमोशंस को और उनके मोटिवेशन को बरकरार रखना है। मतलब एट पॉइंट अगर कोई टीम मेंबर है जिसको मोटिवेटेड नहीं फील हो रहा है, जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तो आपको उस टाइम उससे मोटिवेट भी करना है। अगर कुछ रिसोर्स लैक हो रहा है तो आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड भी करने हैं, नीड फुलफिल करनी है अपने टीम मेंबर्स का। अपने टीम मेंबर्स के इमोशनल स्टेट का भी ध्यान रखना है कि सब खुश हैं, सबको विजन से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर इज यहाँ पर तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या टीम मेंबर्स के बीच में, ऐसा कुछ भी अगर पॉइंट है तो आपको उसको ध्यान रखना है और उसको सॉल्व करना है। सो फॉर रिटेनिंग फॉलोअर्स अ लीडर मस्ट, तो फॉलोअर्स आपको माने, आपको फॉलो करें, आपके साथ रहें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से यही आएगा कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका जो नीड है आपका जो भी विजन है आप क्लियर करें, और आपके फॉलोअर्स का जो नीड है आप उसको सेटिस्फाई करें, और नो हु यू आर एंड व्हाट योर पर्पस इज। आपका विजन आपको प्रॉपरली क्लियर होना ही चाहिए, तभी आपको फॉलोअर्स जो है आपको फॉलो कर पाएंगे और उनको समझ आ पाएगा कि एक्चुअली व्हाट यू रिक्वायर, मतलब एक लीडर को रिक्वायरमेंट क्या है हमसे, हमारे टीम मेंबर समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ये फिर से मैं एक्सप्लेन शॉर्टली करूंगी कि एक लीडर जो होना चाहिए वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, उसके थॉट्स आइडियाज और को वो क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए उसको, और एट द सेम टाइम वो अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से सुने भी और समझे भी। अगर मैं लीडर हूँ तो मुझे अपने थॉट्स को कन्वे भी करना आना चाहिए, एट द सेम टाइम मैं अपने टीम मेंबर्स को सुनूं भी और समझूं भी, और उनके भी इनपुट को, अगर वो कुछ पॉइंट मुझे बोल रहे हैं तो मैं उनको भी सुनूं और उनको भी एनकरेज करूं, तो मैं एक अच्छा लीडर कहलाऊंगी। इलस्ट्रेट थ्रू स्टोरीज का मतलब है कुछ ऐसे, अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं अगर मेरे टीम मेंबर्स, तो मैं कुछ स्टोरी सुना के उनको मोटिवेट कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज अफर्म विद एक्शंस, व्हिच इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लीडर जैसा एक्शन करेगा टीम मेंबर्स भी वैसे ही एक्शंस करेंगे। नेक्स्ट आता है सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ पर यही है कि कुछ भी टास्क, जॉब, फंक्शन, टारगेट व्हिच इज टू बी डन, जो भी लीडर का विजन है या जो भी टारगेट अचीव करना है, दैट इज द सिचुएशन एंड डिपेंड्स अपॉन दैट सिचुएशन विल बी द लीडरशिप, उस हिसाब से होगी और उस हिसाब से आपके टीम मेंबर्स आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए और नीचे इमेजेस दी गई है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डीपली मैं को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए लीडर, हमेशा ईमानदार होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए लीडर जो भी हो वो, अगर वो लीडर ही अंडर कॉन्फिडेंट होगा तो टीम मेंबर्स कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे। लीडर शुड नेवर यूज द वर्ड आई कांट, मतलब लीडर को कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंस्पायर अदर्स, इमेज के थ्रू ही देखा जा रहा है टीम में काम कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए चलना है। कमिटमेंट एंड पैशन देखेंगे, कमिटमेंट होना चाहिए लीडर का हमेशा। कमिटमेंट कैसे, लीडर कमिटेड रहेगा गोल की तरफ तो फॉलोअर्स भी कमिटेड रहेंगे गोल की तरफ। नेक्स्ट होना गुड कम्युनिकेटर, हमने पहले स्लाइड में देखा है कि एक लीडर को एक गुड कम्युनिकेटर होना ही चाहिए। एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, उससे क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है लीडर को समझना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दोनों पॉइंट्स पे आती है कि अगर कुछ a leader should not be like that कि अगर प्रॉफिट हो रहा है या अचीवमेंट हो रही है तो लीडर शुड टेक द क्रेडिट, एंड इफ देयर इज एनी लॉस इज हैपनिंग और समथिंग लाइक दैट तो लीडर उस चीज का जो भी भार है वो अपने टीम मेंबर्स पे डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर शुड हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आल्सो और लॉस आल्सो, अचीवमेंट का भी और फेलियर का भी, दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर को लेना है, दैट कम्स इन अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, डेलीगेशन का मतलब होता है काम को डेलीगेट करना, मतलब काम को फॉलोअर्स को असाइन करना कि मेरे ये फॉलोअर ये काम करेगा, एंड एट द सेम टाइम एम्पावर करना कि आप उस काम को करने के सक्षम हो। मींस आप अपने फॉलोअर को मोटिवेट भी करते चलिए कि मैंने जो आपको काम दिया है वो आपके स्किल्स को देखते हुए दिया है, आप उस काम को बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अ लीडर शुड ऑलवेज बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ही शुड कम अप विद न्यू आइडियाज। एम्पैथी, एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग, जैसे अपन ने पढ़ा था लिसनिंग वाले में कि आपको समझना है अपने टीम मेंबर्स को, अच्छे से समझना है। अगर टीम मेंबर्स डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना है, अगर उनकी कुछ नीड है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है जिसके कारण वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस नीड को भी फुलफिल करना है। So you have to be empathetic towards your team members.
नेक्स्ट है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये है कोई भी सिचुएशन, वॉट एवर द सिचुएशन माइट ऑकर, अगर फेवरेबल सिचुएशन है या नेगेटिव सिचुएशन है, तो रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अ लीडर शुड कन्वर्ट अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ फेवरेबल सिचुएशन। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वही कहलाती है कि हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेना। ये कैसे होगा? जब आप में आप हार नहीं मानेंगे। रेजिलियंस का मतलब हार ना मानना। कोई भी सिचुएशन में एक लीडर को कभी हार नहीं मानना है। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है, जैसे अभी हमने देखा, फिर से मैं एग्जांपल कोट करना चाहूंगी, अभी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जूम अवेलेबल है, पावर पॉइंट के थ्रू हम पीपीटीज बना रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग अप। हमने गिव अप नहीं कर दिया कि सी दिस द पैंडेमिक सिचुएशन है। हमें पता भी है जो हमारे ट्रेनीज हैं वो हो सकता है कि उनके पास मोबाइल ना हो या वो नेट ना चलाते हो, पर फिर भी हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? 100% दे रहे हैं। हमारे जो लीडर्स हैं हमको अपना 100% देने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, आपको कंटेंट बनाना है, आपको पीपीटीज भी बनानी है, साइड बाय साइड यू हैव टू पुट ऑडियोज इन द पीपीटी आल्सो, दे आर time to time they are arranging webinars also so that everybody can understand the topics, etc. So this all will come under resilience. And last but not the least, which is transparency of vision. विजन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर विजन क्लियर होगा तो जो आपके एफर्ट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी कि एक लीडर कैसा होना चाहिए और एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड में। पहला है बिल्ड ट्रस्ट विद योर टीम। ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। एक भरोसेमंद एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी है कि टीम मेंबर्स लीडर्स पे, लीडर्स टीम मेंबर्स पे और टीम मेंबर आपस में एक दूसरे से सब एक भरोसेमंद रिश्ते में जुड़े हुए हो, सब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें। इसके लिए लीडर क्या कर सकता है? कुछ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा सकता है। मतलब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाना टीम मेंबर्स का, टीम मेंबर्स के साथ लंच करना, टीम मेंबर्स के साथ एक टी ब्रेक लेना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछना। ये सब से क्या होगा? एक ट्रस्ट बिल्ड होएगा टीम के बीच में। डेवलप टीम स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव टीम वीकनेस। मतलब टीम के स्ट्रेंथ्स जो भी है, मतलब मेरे टीम में 2 लोग हैं जो जिनकी स्ट्रेंथ है कि वो कंटेंट्स को अच्छा डेवलप कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ टीचर हूँ और मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स मैथ्स में दे आर गुड एंड 2 स्टूडेंट्स साइंस में दे आर गुड, सो मैं प्रोजेक्ट असाइन करूँ तो जो मैथ्स में गुड है उनको मैथ्स का प्रोजेक्ट असाइन करूं और जो साइंस में गुड है वो साइंस का प्रोजेक्ट असाइन करूं, ताकि क्या हो सके, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या मेरे जो स्कूल का नाम है, जब वो बेस्ट प्रोजेक्ट लेके आए तो वो नाम ऊंचा हो सके उस चीज का। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेंथ्स है मुझे ध्यान रखनी है अपने टीम मेंबर्स की, और साइड बाय साइड वीकनेस को भी इम्प्रूव करना है। इसका मतलब यह है कि जो मैंने एग्जांपल लिया कि मैथ्स स्टूडेंट को मैथ्स का प्रोजेक्ट मैंने असाइन कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको साइंस पढ़ाऊंगी ही नहीं, मैथ्स में ही सिर्फ करना है, ऐसा नहीं। तो उनकी वीकनेसेस को भी इम्प्रूव करते हुए चलना है मुझे एज अ लीडर। ऑलवेज आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वर्क ऑन देम। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी के एरियाज को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आएगा डेलीगेट एंड एम्पावर। फिर से डेलीगेट का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काम को असाइन करना टीम मेंबर्स को, या किसी को भी आप काम असाइन कर रहे हैं तो उसे डेलीगेट करना बोलते हैं। और एम्पावर करना मतलब उसे ये भरोसा दिलाना कि मैंने जो आपको काम डेलीगेट किया है वो आपकी स्किल्स के अनुसार ही है, मतलब वो ऐसा ही काम है जो आप अच्छे से सक्षम रूप से उसको कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम उनको अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करना कि ताकि वो उस चीज को अच्छे से अचीव कर पाए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। मुझे वेबिनार कंडक्ट करने के लिए कहा गया था सॉफ्ट स्किल के लिए। सो मुझे कहा गया था कि आप जूम पे आप अपना मीटिंग कंडक्ट करिए, आप लिंक भेजिए, सो वी विल ऐड ऑल द ट्रेनर्स फ्रॉम ऑल ओवर PMKKs। सो आफ्टर दैट मैंने जब वेबिनार जब मैंने बुक करने की कोशिश की तो आई हैव सीन कि मैं जूम पे सिर्फ वेबिनार कंडक्ट नहीं कर सकती, ओनली मीटिंग आई कैन कंडक्ट इन नॉन पेड वर्जन। सो आई हैव शेयर्ड माय दिस प्रॉब्लम विद माय सर मसीद सर। सो ही एज अ गुड लीडर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेड ऑफिस से कोलैबोरेट करके मुझे एक वेबिनार कंडक्ट करवा के दिया, जिसके थ्रू मैं अच्छे से आपको अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। तो एज अ गुड लीडर आपको हमेशा क्या करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं अपने टीम मेंबर्स को। एंड लास्ट बट लास्ट ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब आपका जो प्लान होना चाहिए वो
स्मॉलर टास्क में डिवाइडेड होना चाहिए, और हो सके तो जैसे आपको यहाँ आज का लिंक आया होगा तो आपको शेड्यूल भी आया था सब पहले कि शुरू के 5 मिनट सिद्धार्थ सर विल स्पीक, आफ्टर दैट नेहा मैडम विल स्पीक, आफ्टर दैट इंद्रजीत सर विल स्पीक, लाइक दैट सब शेड्यूलिंग होना चाहिए, स्मॉलर टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम तक ये टास्क अचीव होना चाहिए। और एंड एट द सेम टाइम आपको टाइम टू टाइम उस चीज की एज अ लीडर रिपोर्ट भी लेनी चाहिए अपने टीम मेंबर से कि आपको जो काम असाइन हुआ था इतने टाइम में आपने किया है कि नहीं किया है। दैट इज गिवन कि एक्सेस द वर्क इन एट रेगुलर इंटरवल्स पे आपको चेक करना है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ही हम बात कर रहे हैं, सॉरी। लास्ट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट। मतलब अगर कुछ टीम मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर टू रिजॉल्व इट। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, बट मतलब अगर आप गुड लीडर हैं, अगर आप इफेक्टिव लीडरशिप आप में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा जहां पर 4-5 ह्यूमन माइंड्स, हर ह्यूमन माइंड का कैपेबिलिटी स्किल अलग होता है, ठीक है। तो सब जब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक टीम में काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई पॉइंट पे कोई अग्री करेगा, कोई डिसअग्री करेगा। अगर किसी लीडर के अंतर्गत उसकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि लीडर इफेक्टिव नहीं है, बट अगर उस लीडर ने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया और उस कॉन्फ्लिक्ट को ग्रो होने दिया, ये सोच के कि मेरा काम तो हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लेट द कॉन्फ्लिक्ट हैपन, बस मुझे मेरे विजन से मतलब है, व्हाट एवर आई नीड टू अचीव आई हैव टू अचीव। सो दिस शुड नॉट बी द माइंडसेट ऑफ द लीडर। हमेशा अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो लीडर शुड हैव टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ग्रोइंग। थर्ड टॉपिक भी यही खत्म होता है। सर सौरभ सर, फोर्थ टॉपिक भी कवर करना ही है अभी या उसको भी आप कर लें आज, क्योंकि फिर आखिरी दिन में कुछ ज्यादा ही काम हो जाएगा। ठीक है, सर एक्चुअली आज फर्स्ट डे था तो आई थॉट कि 3 टॉपिक ही कवर कर पाऊंगी मैं, सो आई प्रिपेयर्ड 3 ओनली, मतलब फोर्थ भी आई प्रिपेयर्ड, बट इन मोबाइल, इस मोबाइल में नहीं है मेरे पास अभी वो पीपीटी अवेलेबल फोर्थ वाला। कोई कल मैं 4 टॉपिक्स कवर कर लूंगी। ठीक है, तो मेरी आवाज अगर सभी सुन रहे हैं, वस्तुतः आज पहला दिन था, टुडे वाज द फर्स्ट डे, एंड नेहा also along with other members started hello Neha started facing some technical problem and somehow it was resolved। and पहली चीज होती है कि हम जब कभी असेंबल होते हैं तो एक दूसरे की बातों को न सिर्फ सुनते समझते हैं, जबकि हमारा गोल क्या है। हमारे साथ में आज क्या है, पीएमकेके के भी ट्रेनर्स हैं और सेंटर हेड्स हैं, कुछ और भी बाहर से लोग आए हैं जिनको कि स्टेट टीम ने बुलाया हुआ है, वो लोग हैं। तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं एज ए ट्रेनर, बहुत कुछ जानते हैं एज ए सेंटर हेड, लेकिन साथ में ये भी है, जैसे इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस लिसनिंग और हियरिंग के डिस्क्रिमिनेशन पर, उनके समझने पर होता है। तो आज नेहा ने उसको समझाया। दूसरी चीज है कि हम लीडर की बात क्यों करते हैं, बिकॉज सारे लोग अपने आप में एक लीडर है, वो चाहे ट्रेनीज के एंड का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि वो चाहता है कि हमने जो कुछ किया उसका इम्पैक्ट हमारे माहौल पर पड़े, हमारे आसपास के वातावरण पर पड़े, हमारे परिवार पर पड़े और हमारे ग्रुप पर पड़े। तो ये जो लीडरशिप होती है, इट कैन बी इम्पोर्ड बट इट कैन बी जनरेटेड। इट नीड्स योर नॉट ओनली कैलिबर बट इट नीड्स योर सेंसिटिविटी। अगर मान लीजिए हमारे लीडर से, जो मेरे लीडर हैं, उन्होंने मुझसे कुछ कहा और उस बात को मैं कैजुअल लिया या उस ढंग से नहीं लिया जिस इंटेंसिटी या जिस तीव्रता से वो हमसे अपेक्षित था,
तो इसका मतलब है कि मैंने लीडर को डिफाई किया, या मेरे अंदर का जो लीडर है वो उस लायक नहीं है कि अपने लीडर की बातों को, अपने लीडर की भावनाओं को, या अपने लीडर के की अपेक्षाओं को वो सुन सकता है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर अगर हम गहराई से सोचेंगे तो लगेगा कि हमारा काम आसान हो रहा है, हमारा काम बेहतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हम समझ करके कोई काम करें, और हमारे ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कभी भी हम लीनियर वे में नहीं पढ़ते। लीनियर मतलब एक के बाद दूसरा, क्योंकि हम एक मल्टीटास्किंग की दुनिया में जी रहे हैं। और आज के बाद से हमारे यहाँ एचओ आज खुला है, शुरुआत हो रही है, बहुत ही संभली हुई शुरुआत हो रही है हमारे हेड ऑफिस के खुलने की। आने वाले समय में आपका पीएमके भी खुलेगा। आज ही एक एनर्जी का एक मेल भी आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब सारी बातें होंगी। लेकिन दुनिया वो नहीं रहेगी जिस ढंग से दुनिया अभी तक फरवरी तक हमने देखा था। ऑनलाइन सारी बातें होंगी। तो हम जब मल्टीटास्किंग की दुनिया में जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल में सिर्फ व्यवहार करना ही नहीं है। सॉफ्ट स्किल का मतलब है कि हम किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करते हैं, और उन मुद्दों को संतुष्ट करते हैं, उन व्यक्तियों को संतुष्ट करते हैं जिनके कारण हमारी जिम्मेदारी आई है। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों का समाधान अगर सही समय से आपके लीडर से नहीं आता है तो आप उनको सचेत करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे बात करें। लेकिन अगर आप अपने लीडर को ही डिफाई करेंगे तो तमाम तरह की विसंगतियां पैदा होंगी, तमाम तरह की अपेक्षाओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो इस ढंग से एक टीम के तौर पे जो एक बड़े गोल के लिए जिस अम्ब्रेला के नीचे हम काम कर रहे हैं वो अम्ब्रेला आईसेक्ट का है, तो हमारा वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे विश्वास है कि कल नेहा आएंगी बेहतर ढंग से प्रिपेयर करके। और दूसरा ये है कि हम इस पर और भी बेहतर ढंग से कल बातों को सुनेंगे, संभल के सुनेंगे, रुक रुक के बात करेंगे। और तीसरे दिन पर हम सभी चीज़ों को समेटेंगे जिसमें कई लोगों को हो सकता है बोलने का मौका मिले, क्योंकि जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे अलावे जो हमारे लीडर हैं, वो भी कई प्लेटफॉर्म पर हमारी ही बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि हमें न सिर्फ सचेत रहना है, संभल के रहना है। तो हम सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत बहुत सी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, और एक दूसरे के साथ व्यवहार में लाएंगे, एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे। यही हमारा लक्ष्य होगा। और ये हमारे ट्रेनिंग सारे जॉब रोल के साथ, जैसा मैंने कहा कि सारे जॉब रोल के साथ सॉफ्ट स्किल जुड़ा हुआ है, उस सॉफ्ट स्किल को हम आने वाले समय में ट्रेनीज के साथ बांटेंगे, क्योंकि एक बेहतर समाज और बेहतर माहौल बन सके। धन्यवाद नेहा, धन्यवाद रमन जी, हमारी टीम पीएमयू और सारे लोग जो हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट्स हैं, बैठे हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ लाभ होगा। वो चाहें तो पीएमयू में दिव्या को इसके लिए मेल करें। अगर कुछ प्रश्न होगा उनके मन में उठ रहा है, कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न दिए हैं, अभी वो कैजुअल है, लेकिन आप कुछ प्रश्न आपके मन में उठता है तो अवश्य वो दिव्या को मेल करें, मुझे सीसी कर दीजिएगा, ताकि उन समस्याओं पर आखिरी समय में या तो कम्युनिकेशन के द्वारा, जो मेल के द्वारा आपको उत्तर मिल जाए, या अगर वो ग्लोबल टाइप का नेचर होगा उस प्रश्न का, उस सवाल का, तो हम उसको इस प्लेटफॉर्म पर भी उठा करके सभी के लिए, क्योंकि उसका नेचर ग्लोबल होगा, तो सभी के लिए उत्तर प्रस्तुत करने का एक प्रयास करेंगे। हमारे पास उत्तर अगर नहीं होगा तो हम ऐसे व्यक्तियों से बात करेंगे जो उस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा। धन्यवाद। थैंक यू रमन जी, नमस्ते। सर मीटिंग एंड कर दूं मैं? रमन जी अब मीटिंग ओवर हो जाए। जी जी सर, मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच।